हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा इसका लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसका लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 1 जो कि कोल्ड वॉर था और दूसरा एंड ऑफ बायोपोलरिटी, ऑलरेडी हमने इसका डिस्कस कर लिया। अब उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर संडे संडे हम 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें कि इन 27 ईयर यानी कि 1995 से लेकर के 2021 तक में यूपीएससी ने जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको हम यूनिट वाइज क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, जिसमें से यूपीएससी ने इन 27 साल में 190 क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे ही हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा उसके बाद हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा पॉलिटिकल का। कौन सा होगा? पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल का इसलिए क्योंकि अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है, सीरीज चल रहा है, वो पॉलिटिकल का ही चल रहा है, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की जो फर्स्ट एंड सेकेंड बुक है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और इसी के पैरेलल में हमारा एक स्टैंडर्ड बुक चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का। उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ भी डिस्कस कर लिया। इसीलिए जो हमारा सेकंड यूनिट होगा वो होगा हमारा पॉलिटिकल का। थर्ड यूनिट होगा हमारा ज्योग्राफी का। थर्ड यूनिट हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का। जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा फोर्थ यूनिट होगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और फिफ्थ यूनिट होगा वो होगा हमारा सी सेट। इस तरीके से हमारा ये पूरा जो वीडियो डिस्कशन है, वीडियो सीरीज है, वो चल रहा है और चलता रहेगा जब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट ना हो जाए। आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज लेक्चर 2 रहने वाला है। उसमें हम 4 टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे। पहला यानी कि जो मिलिट्री एक्शंस लिए गए थे किसके एडमिनिस्ट्रेशन में, बिल क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जब यूएसए के वो प्रेसिडेंट थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो भी मिलिट्री एक्शंस लिए गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अफगानिस्तान में जो तालिबान का राइज हुआ था उस पर डिस्कस करेंगे। 9/11 की जो घटना है यानी कि 11 सितंबर 2001 में जो यूएसए के अंदर जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ग्लोबल लेवल पे आतंकवाद से रिलेटेड जो फाइट की जा रही थी उसको डिस्कस हम करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सुप्रीमेंसी है उसका जो टोटल सम वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस है उसको डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि जो खाली यानी कि पहला खाड़ी युद्ध जिसमें कि यूएसए का दबदबा पूरी तरीके से हो चुका था वर्ल्ड लेवल पे। फिर हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में। फिर हमने टारगेट ऑफ ऑपरेशन यानी कि जो हमारा डेजर्ट ऑपरेशन था उसका क्या उद्देश्य था। फिर हमने उसके कुछ गल्फ वॉर यानी कि जो अगर हम बात करते हैं गल्फ वॉर के क्या रिजल्ट निकल के आए थे उस पर भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिल क्लिंटन के ड्यूरेशन में जो भी मिलिट्री एक्शंस लिए गए थे उसके बारे में। अगर हम बात करते हैं जॉर्ज बुश, 1992 में वो प्रेसिडेंटल जो इलेक्शंस हुआ था यूएसए में वो हार गए थे। वो प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बन पाए। जॉर्ज बुश किस पे बिलीव करते थे? वो वॉर और मिलिट्री एक्शंस पे वो ज्यादा बिलीव करते थे। द पब्लिक ऑफ अमेरिकन की बात करते हैं तो उनकी जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो काफी ज्यादा क्या थी, तो हार्ड थी कंपेयर रिपब्लिकन पार्टी के। अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट की बात करते हैं जो कि बिल क्लिंटन थे, वो एम्फेसिस ऑन सॉफ्ट इश्यूज यानी कि जो बिल क्लिंटन थे जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे, वो सॉफ्ट इशू पे क्या करते थे, बिलीव करते थे। जबकि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रिपब्लिकन पार्टी के बारे में, तो वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो हार्ड यानी कि कड़ा रुख अपना करके यानी कि कड़क रूप पे बिलीव करते थे, कि वो ज्यादातर बिलीव किस पे करते थे, वॉर और मिलिट्री एक्शंस पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट थे बिल क्लिंटन, वो किस चीज की बात करते थे, वो सॉफ्ट पावर पे ज्यादा बिलीव करते थे कंपेयर टू हार्ड पॉलिसीज के। तो जिसके वजह से क्या है
कि यूएसए में किसकी सरकार आई थी, जॉर्ज बुश चुनाव हार गए थे और उसके बाद बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशंस में आए थे। वहीं पे अगर बात करते हैं कि 1997 में जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, बिल क्लिंटन। यानी कि ये 2 बार कंटिन्यू क्या बने थे, यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। एक कब, एक 1993 में और दूसरे बने थे 1997 में। क्यों? क्योंकि यूएसए में हर 4 साल में क्या होता है, एक बार प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है और एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 बार ही क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो यानी कि जो बिल क्लिंटन थे वो यूएसए के 2 बार प्रेसिडेंट बन के रहे थे, एक 1993 में और उसके बाद जो दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी वो दोबारा जीत करके आए थे। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो फेवर था वो हमेशा क्या था, हमेशा लचीलापन था। यानी कि काफी ज्यादा उसमें वो सॉफ्ट पावर पे बिलीव रखते थे, यानी कि वो सावधानी और संयम के पक्ष में भी थे। फिर बात करते हैं बिल क्लिंटन की, बात करते हैं ने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो अमेरिकी क्रांति रखने की नीति अपनाई थी। फिर इनके जो आलोचक थे, जो इनके जो क्रिटिसिज्म्स जो क्रिटिसाइज करते थे इनकी पॉलिसीज का, उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका की दादागिरी की संज्ञा दी थी। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो नाटो है, नाटो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इसका फाउंडेशन रखा गया था, जो इसकी स्टैब्लिश की गई थी, वो आफ्टर कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो आज भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये कंटिन्यू में था। यानी कि देखिए, जब 1947 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने मिलकर के एक नाटो बनाया था, जिसमें जिसमें उस टाइम पे कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। आज के टाइम पे नाटो क्या है, 30 मेंबर है। अगर हम रसिया और यूक्रेन के आज के टाइम पे जो कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वो उसका भी एक रीजन क्या है, तो नाटो ही है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने इनवाइट किया था यूक्रेन को कि वो नाटो ज्वाइन कर ले और रसिया अपने डिफेंस के लिए उस पे क्या कर रखा है, अटैक कर रखा है, जो हमें आज एक कन्फ्लिक्ट और वॉर देखने को मिल रहा है रसिया और यूक्रेन में। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो नाटो का जो फॉर्म हुआ था कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, वो आज भी क्या है, कंटिन्यू है। आज भी हमें वो क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यू को देखने को मिलता है। यानी कि आज भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसकी जो मेंबर्स है, नाटो के मेंबर्स, वो डे बाय डे क्या होते हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसमें कोई भी आज भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं यूगोस्लाविया का, तो अपने एक प्रांत यानी कि जो उनका कोसोवो है, क्या है, कोसोवो, किसका, तो यूगोस्लाविया का। तो उनका जो एक प्रोविंस है कोसोवो में क्या है, अल्बानिया लोगों के क्या है, अल्बानिया, तो जिसे हम कहते हैं अल्बानियंस के दमन के लिए क्या है, एक सैनिक कार्रवाई की गई थी। यानी कि उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स के एबोलिशंस के लिए उनके द्वारा क्या किया गया था, एक मिलिट्री एक्शंस लिया गया था। कोसोवो में रहने वाले जितने भी जो लोग थे, करीब 2 करोड़, यानी कि करीब 1 करोड़ 2 लाख, मतलब आप कह सकते हैं कि 1.8 मिलियन जो वहाँ के वो कौन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एल्बेनियंस थे, यानी कि ये अल्बानियाज जो लोग थे, जिसे हम और किस नाम से जानते थे, स्क्रब्स के। तो सभी ने क्या थे, एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठ करके वो क्या करते थे, काम करते थे। जिसमें से 18 लाख की अगर हम बात करते हैं, जो वो अल्बानिया जो लोग थे, उनकी जो उचित अधिकार से वो क्या थे, अधिकार से वो क्या थे, वंचित रह गए थे। फिर उन्होंने जब आंदोलन किया था अपने राइट्स के लिए, जब उनके द्वारा मूवमेंट्स किए गए थे, तब उससे बहुत ही क्रूरता तरीके से क्या है, दबा दिया गया था। फिर बात करते हैं स्लोवान में, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका वाज द लीडिंग द नाटो आर्मी, फिर अमेरिका के ही द्वारा क्या किया गया था, आज भी जो नाटोज आर्मी है उसको लीड किया जा रहा है। फिर बात करते हैं जो हमारे जो स्लोवन मिलो मिलोसेचिव है, उनकी सरकार को क्या है, सरकार गिरा दी गई थी। कहाँ पे, तो कोसोवो के अंदर की बात कर रहे हैं। कोसोवो पर क्या है, नाटो सेना ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। कोसोवो पर किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, नाटो सरकार। और उसको लीड कौन कर रहा था, नाटो आर्मी को, तो अमेरिका लीड कर रहा था। यानी कि इस लाइन से ये पता चल रहा है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस टाइम पे जो नाटो का जो फॉर्म हुआ था वो आज भी क्या था, कंटिन्यू था। क्या था, कंटिन्यू था। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए, तो यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट अपोज इंटरनेशनल टेररिज्म एट ऑल लेवल।
यानी कि विश्व स्तर पर जितनी भी जो मंच है, जो स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, उसमें यूनाइटेड स्टेट के द्वारा क्या है, जो टेररिज्म है उसको अपोज किया गया था, यानी कि उसका विरोध किया गया था। 1998 में जो यूएसए असेंबली यानी कि एम्बेसी है, कहाँ पे, तंजानिया के अंदर, वहां पे क्या हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, यानी कि वहां पे बमबारी किया गया था। द अलकायदा ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन इस्लामिक फैंटेजम्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि अगर हम बात करते हैं 1998 में जो यूएसए की जो यानी कि एमएनसी है जो तंजानिया में थी, वहां पे जो बमबारी हुई थी, तो इसको किसने अपने जिम्मे किसने लिया था, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके लिए जो इस्लामिक धर्म धरता है पर आधारित अलकायदा संगठन उसका जिम्मेदार था, उसने इस बात को क्लेम किया था कि हमारे ही द्वारा ये बम अटैक किया है। तो जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे ने इसके विरुद्ध में क्या है, बहुत ही ज्यादा कठोर स्टेप, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया था। कठोर स्टेप उठाते हुए उन्होंने क्या किया था, सूडान और अफगानिस्तान पे क्या है, अलकायदा के कई अड्डों पर बम और मिसाइलें गिराने का आदेश दिया गया था उनके द्वारा। इस कार्रवाई को ऑपरेशंस इन्फिनाइट रीच का भी नाम दिया गया था, का नाम दिया गया। राष्ट्र संघ की परवाह की और ना ही अंतरराष्ट्रीय कानून। जब यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान और सूडान में अलकायदा के जो अड्डे थे, ठिकाने थे, उन पे जो बमबारी की गई थी, तो उस टाइम में बहुत से क्या है, निर्दोष यानी कि इनोसेंट पर्सन्स भी मारे गए थे। तो उस टाइम अमेरिका के द्वारा ना तो यूएनओ और ना जो इंटरनेशनल लॉज है उसकी क्या किया था, पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया था, और बहुत ही ज्यादा कड़क रुख अपना करके एक्शंस लिया गया था। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, यदि किसी भी सिविलियन को डैमेज होता है या किसी भी जो इनोसेंट पर्सन्स मारे जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट माना जाएगा। तो लेकिन अमेरिका ने इन नियमों को भी परवाह नहीं की और अलकायदा के अगेंस्ट में काफी ज्यादा बमबारी की थी। तो ये कुछ मिलिट्री एक्शंस थे, किसके लिए, किसके एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर में, तो बिल क्लिंटन के अंदर में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि तालिबान के अंदर, सॉरी, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का राइज हुआ था, जब 1996 यानी कि 1996 के एंड में कट्टरपंथी, अगर बात करते हैं रेडिकल, जो तालिबान है उसने 90% से ज्यादा एरिया पे क्या है, अफगानिस्तान के अंदर कैप्चर कर लिया था, टेरिटरी स्थापित, यानी कि अपना राज्य क्षेत्र पर उन्होंने के द्वारा कब्जा कर लिया था। उनके द्वारा जो भी चरमपंथी इस्लामिक राज्य थे की स्थापना के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रूर स्टेप, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड या हार्श स्टेप उठाए गए थे। अफगानिस्तान में जितने भी जो ह्यूमन राइट्स थे उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब ऐसा लगता था जब तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में 90% एरिया पे जब ऑक्यूपाई कर लिया गया, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि दोबारा से जो बाबर साम्राज्य था, कब, मिडिवल टाइम में, तो वो दोबारा से मॉडर्न टाइम से किस में चला जाएगा, बार्बर जो सिविलाइजेशन है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओसा में अलादीन यानी कि बात करते हैं ओसामिन लादेन के नेतृत्व में क्या है, अल कायदा का गठित किया गया था, फॉर्म किया गया था, और इसके द्वारा ही क्या है, जो आतंकवाद है वो क्या है, कंट्रोल किया गया था, ऑपरेट किया गया था, जो कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, इंडिया, चाइना, रसिया और अमेरिका के लिए क्या बन गया, एक सरदर्द बन के रह गया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, 9/11 के टेररिज्म अटैक के बारे में। ये हमें पता है कि कहाँ हुआ था, यूएसए के अंदर हुआ था। अगर हम 9/11 की घटना की बात करते हैं तो इसको 9/11 का घटना इसीलिए दिया गया क्यों, क्योंकि सितंबर आता है 9th मंथ में, और 11 यानी कि ये था आपका डेट, इसीलिए हम इसे 9/11 की घटना के नाम से भी जानते हैं। अगर हम 9/11 टेररिज्म एक्ट जो अटैक था उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें से कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका के जो 4 कमर्शियल प्लेन थे उसको क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। हाईजैक करने के बाद उन्होंने क्या किया था, विमान को जब हाईजैक कर लिया तो उनमें से एक न्यूयॉर्क के, जो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि जो हमारा न्यूयॉर्क में है, उससे जाकर के टकरा दिया था जानबूझ करके, जिसमें से कुछ इनोसेंट पर्सन्स भी मारे गए थे। फिर जो, यानी कि जो अगर बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में, उसमें क्या है, 2 प्लेन को जानबूझ करके क्रैश करा दिया गया,
और अगर हम तीसरे प्लेन की बात करते हैं तो वो वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। तो उसके पास जाकर के उसको टकराया गया, जो कि मेन ऑफिस था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। वहां पर जाकर तीसरे प्लेन को टकरा दिया गया। अगर हम चौथे प्लेन्स की बात करते हैं, वो कहाँ पे, यूएसए का एक गांव था, स्टेट ऑफ पेंस यानी कि पेंसिल्वेनिया के गांव में जाकर के गिरा दिया। इसके इसमें क्या है, अगर जब जो जो हमारा चौथा प्लेन क्रैश किया गया था यूएसए के एक गांव में, हालांकि जो जिनके द्वारा जो प्लेन हाईजैक किया गया था, उनका मकसद ये था कि वो अमेरिका के संसद पे जाकर के उस प्लेन को टकराए। लेकिन यह घटना क्या है, और जो लेकिन ये कहाँ जाके ये जो प्लेन टकराया गया था, वो यूएसए के एक गांव पे यानी कि पेंसिल्वेनिया के गांव में, राज्य में जाकर के टकरा दिया। इसी घटना को क्या है, 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब था 9 मतलब अ, 9वां मंथ, जो कि सितंबर का था, और 11 मतलब वो तारीख थी। अगर हम रियलिटी की बात करें, वास्तव में ये है क्या था, ये एक ग्लोबल एक्सीडेंट था, जिसमें क्या है, जिसे हम आज भी क्या है, एक टेररिज्म अटैक मानते हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो कि 80 कंट्री से क्या करते थे, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। बात करते हैं, जब अमेरिका में उपनिवेश ने मिलकर के 1977 में एक परिसंघ यानी कि एक ग्रुप का इन्वेंट किया था, उसमें क्या है, अलग-अलग 80 देशों से जो लोग थे वो आकर के रहते, जो कि 1911 में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस घटना की अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो 7 दिसंबर 1941 की उस घटना यानी कि उस घटना से की जाती है, जब जापान में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर क्या है, पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। इसमें बहुत से क्या है, युद्ध तोप, बहुत से जहाज क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। करीब 2500 सैनिक मारे गए थे। पर्ल अगर बात करते हैं, पर्ल हार्बिस अमेरिका मुख्य भूमिका का हिस्सा, लेकिन उस टाइम पे नहीं। तो इसलिए इसकी कंपेयर किससे की जाती है, इस घटना की कंपेयर की जाती है, जापान ने जब अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर पर्ल हमला यानी कि पर्ल हार्ब यानी कि हार्बर पर हमला किया था। अगर अब बात करते हैं हम किसके बारे में, जो ग्लोबल यानी कि विश्व लेवल पे क्या है, आतंकवाद के खिलाफ में जो लड़ाइयाँ लड़ी। 11 सितंबर को जो 9/11 की जो घटना हुई थी, इसका हम जो हमला हुआ था, इसमें उस टाइम पे क्या है, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अगर बात करते हैं, जो एच.डब्ल्यू बुश के बेटे थे, अमेरिका के राष्ट्र यानी कि अमेरिका के राष्ट्र के थे, वो कहाँ से थे, यूएस नेशनल्स। उन्होंने उसी दिन यह शपथ ले ली थी कि इस घटना के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं, उन्हें वो खोजेंगे, और जो उनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई थी, उसको वो खत्म करेंगे, यानी कि उसको वो पनिश करेंगे। अम आतंकी हमले के अगर बात करते हैं, जो आतंकी हमला हुआ था के पश्चात बहुत से ऐसे देश थे जो अमेरिका के क्या आ गए थे, क्लोज़ आ गए थे। इस घटनाओं के लिए जो लोग यानी कि अगर बात करते हैं, जैसे ही 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें बहुत से नेशंस क्या थे, वो यूएसए के साथ क्लोज आ गए थे। क्यों? कि अब जो टेररिज्म था वो क्या बन गया था, एक ग्लोबल चैलेंज बन गया था। आज भी टेररिज्म क्या है, एक ग्लोबल चैलेंज के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट है। तो जिसमें भारत, पाकिस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या है, पीस यानी कि शांति थी। अमेरिकी द्वारा इस हमले के लिए क्या है, इस्लामिक जो भी कट्टरपंथी संगठन थे, जैसे कि अल-कायदा, को जिम्मेदार ठहराया गया था। और अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार के खिलाफ यह आरोप था कि वह ओसामा बिन अलादेन यानी कि लादेन को क्या कर रहा है, और जो अल-कायदा है उसको क्या कर रहा है, तो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और इसके अगेंस्ट में यूएसए ने अफगानिस्तान पर भारी बमबारी की थी, यानी कि जो अल-कायदा के जो बहुत से ठिकाने थे, उसको क्या किया था, उस जगह पे मिसाइल और बमबारी गिराई गई थी। तो अब और इस ऑपरेशंस को, और जब अल-कायदा को मारने के लिए, यानी कि यानी कि अगर बात करते हैं ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, जो यूएसए के द्वारा जो एक्शंस उठाए गए थे, यानी कि जो टेररिस्टिज्म को खत्म करने के लिए जो यूएसए के द्वारा जो एक्शंस उठाए गए थे, उसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया था, जिसका मतलब होता है रूट आउट अल कायदा।
सो दैट फ्रीडम लाइव्स, यानी कि अलकायदा को जड़ से खत्म करना, ये नाम दिया गया था इसी, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसका मतलब निकल के आता है कि अलकायदा को एकदम जड़ से खत्म कर देना। जब अमेरिका के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था तो इसमें बहुत से यूरोपियन कंट्री के द्वारा भी क्या है, हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी, में पाकिस्तान और ईरान भी थे। फिर वही पर बात करते हैं, इट डिड नॉट टेक अलोन द डिफेंड अफगानिस्तान विच वाज द स्कोर्ड बाय सिविलियन वॉर एंड टेररिज्म, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम इसी के आगे बात करें तो यानी कि इस ऑपरेशंस में क्या था, अमेरिका को सभी यूरोपीय देशों के साथ पाकिस्तान और ईरान की भी ईरान का भी मदद मिला था। और बात करते हैं अल यानी कि फिर वहीं पे बात करते हैं गृह युद्ध और आतंकी शासन से जो अफगानिस्तान सफर कर रहा था उसको परास्त करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। अक्टूबर 2001 में अमेरिका के जो सैनिक थे वो अल-कायदा के ठिकानों को निशाना बनाया और दिसंबर में जो तालिबान शासक का वो क्या हुआ, अंत हो गया। और 22 दिसंबर को बात करते हैं, पख्त नेता हामिद करजाई ने अंतिम सरकार का गठन किया था। करजाई के अलावा 29 जो अदर्स फ्रेंडली नेशंस थे, यानी कि कार्लाई के अलावा जो अदर्स 29 अदर्स मिनिस्टर्स ने भी क्या ली थी, शपथ ली थी। इस गवर्नमेंट को देश का प्रशासन चलाने में नाटो सैन्य का समर्थन पूरा प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से क्या है, ग्लोबल लेवल पे एक टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक क्या चला गया था, फाइट स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं, जो तालिबान की बात करते हैं, तालिबान रूल एंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से तालिबान का रूल तो खत्म हो गया, पर जो ओसामा बिन लादेन और जो अल कायदा से जुड़े जो आतंकवादी ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना लिया था। 2 मई 2011 को अमेरिका की एक विशेष सैनिक कमांडर या विशेष आर्मी टीम्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बराक ओबामा ने 2014 के अंत तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की बात की गई थी, लेकिन जो अफगानिस्तान से जो सैनिक वापस आए थे वो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी, ना कि थी बराक ओबामा में। बराक ओबामा ने 2014 में इस बारे में बात की थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हमारे सैनिक हैं, हम उसे अपने देश में वापस ले आएँगे। लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो गया, जब इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आए, तो उनके द्वारा अपनी सारी सैनिकें बुला ली गई है अपने नेशन से। फिर अफ़गानिस्तान की अगर सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं, तो एक गंभीर चिंता आज के मन यानी कि एक गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम तालिबान को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो उसमें किसकी मिलिट्री थी? यूएसए की मिलिट्री थी। जो अगर आज भी हम बात करते हैं, तो किस बारे में? अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे किसका कैप्चर है? तो आज भी हमें तालिबान का कैप्चर वहाँ पे शासन एडमिनिस्ट्रेशंस देखने को मिलता है, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी को हटा करके जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था अफ़गानिस्तान के अंदर, उस पे उसने कब्ज़ा कर रखा है। इसीलिए आज के टाइम पे भी क्या है, अफ़गानिस्तान की जो सुरक्षा है, उसको लेकर के एक गंभीर चिंता बनी हुई है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका की फ़ौज चले गई, अफ़गानिस्तान के सेना के लिए क्या है, एक बलबूते पर तालिबान का सामना करना काफ़ी ज़्यादा वो कठिन पड़ गया था। और इसका एक रिज़ल्ट ये देखने को हमें मिल रहा है कि आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो आज से कुछ साल पहले ही तालिबान ने दोबारा से अपना कब्ज़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर कर रखा। बाद में अमेरिका को इस बात के लिए क्या है, राज़ी हो गया कि 2014 के बाद भी थोड़ी मात्रा में अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान में रहेगी, लेकिन आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान में एक भी यूएसए की सेना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ 4 टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें एक था हमारा ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। फिर हमने डिस्कस किया था कि टेररिज्म जो 9/11 की घटना थी उसके बारे में, किस तरीके से तालिबान का राइजिंग हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था कि कि जो बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंट के अंदर, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर जो भी मिलिट्री एक्शंस किए गए थे, जैसे हमने नाटो पे एक पॉइंट नाटो का डिस्कस किया था, और दूसरा हमने क्या किया था, जो 1998 में यूएस एमबेसी में जो अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक, उस पे हमने डिस्कस किया था।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम इसका लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।